विश्वरंग ऑस्ट्रेलिया के गद्य पैनल पर मैं रीटा कौशल आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज आज आप इस पैनल पर मिलेंगे संजय अग्निहोत्री, संतराम बजाज, लक्ष्मी तिवारी, विजय सिंह और खुद मुझसे। आदरणीय संतराम बजाज एक वरिष्ठ लेखक हैं। इनके हास्य व्यंग के 2 संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। पहला संग्रह गुस्ताखी माफ शीर्षक से 2013 में आया था और दूसरा संग्रह यादें कुछ मीठी यादें शीर्षक से 2016 में आया था। संजय अग्निहोत्री जी के भी 2 उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। इनके शीर्षक हैं झूठे नाते और जो दिल की तमन्ना है। इसमें झूठे नाते इसी वर्ष 2020 में आया था। विजय सिंह जी का एक उपन्यास प्रकाशित हो चुका है, शीर्षक है ऋण मुक्त और ये 2 खंडों में विभाजित है। लक्ष्मी तिवारी जी का पहाड़ों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास पड़ाव 2017 में वाणी प्रकाशन से प्रकाशित हुआ। मैंने इसे पढ़ा है और ये एक बहुत ही सफल उपन्यास है। मेरा खुद का भी एक कहानी संग्रह रजकुसुम शीर्षक से 2018 में प्रकाशित हुआ था और रेखा राजवंशी जी का भी एक कहानी संग्रह प्रकाशाधीन है। निष्कर्ष ये है कि ऑस्ट्रेलिया गद्य लेखन में दूसरे देशों से पीछे नहीं है। यहाँ गद्य की हर विधा पर लेखन हो रहा है और बहुत अच्छा लेखन हो रहा है। धन्यवाद। नमस्कार। विश्वरंग के सभी सामाइन का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैं कथाकार हूँ। मेरे लिए कथा व उपन्यास लेखन उस कहानी के सभी पात्रों के जीवन को जीने के समान होता है, जैसे वास्तविक जीवन में हम सब एक जीवन जीते हैं। ये मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो किसी भी पहले से लिखी गई जा चुकी कहानी में पात्रों के नाम बदलकर टाइफाइड की जगह कोरोना और कुत्ते की जगह बिल्ली डालकर अपने नाम से परोस देते हैं। ये मैं मात्र अपनी बात कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे मस्तिष्क में जब कभी कोई ऐसा विचार आता है जिसके बारे में मुझे लगता है कि इसे अभी तक किसी कथाकार ने नहीं जिया है, तो सबसे पहले मैं गूगल पर यथासंभव खंगालता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और के मन में यही विचार आया हो और वो उसे जी चुका हो। पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद ही मैं कलम उठाता हूँ। उदाहरण के लिए मेरे पहले उपन्यास को लें, जो कि जो दिल की तमन्ना है के नाम से प्रकाशित हुआ था। दरअसल एक दिन मेरे दिमाग में विचार आया कि क्या यह संभव नहीं कि लड़ाई सिर्फ दिमाग से लड़कर जीत ली जाए, जबकि समस्या अधिक की पराकाष्ठा हो। यहाँ ये ध्यान रहे कि मैं कोई सत्य अहिंसा आंदोलन करने की बात नहीं कर रहा। फिर प्लाट सोचा तो उसमें भी अधिक की पराकाष्ठा सोची। नायक है लेकिन कथा उसकी नहीं है, बल्कि अत्यंत शांत व सुखमय जीवन जीने वाले उसके मित्र की है, जिसका इस दुनिया में कोई शत्रु दिखाई नहीं देता। जबकि शत्रु ऐसे हैं जो नीचता की पराकाष्ठा से भी नीचे जा सकते हैं। ऐसे शत्रुओं को हमारे नायक द्वारा बिना हथियार उठाए मटियामेट करना था। आप कहेंगे कि ये कैसे संभव है? बताया ना कि हर बात की पराकाष्ठा लेना ही मेरा मुख्य उद्देश्य था, मुख्य चुनौती थी। लिखना शुरू करने से पहले गूगल पर खंगाला, जब कुछ नहीं मिला तब लिखना शुरू किया। इस उपन्यास की कहानी समर्थकों और पाठकों को झकझोर गई थी, कुछ को नागवार भी लगी थी, लेकिन सोचने पर भी मजबूर करती है, और यही मेरा उद्देश्य था। इसी तरह मेरा दूसरा उपन्यास झूठे नाते, मेरे स्वर्गीय पिताजी वकील थे, शायद इसीलिए मुझे अदालत की कार्रवाई देखने का बहुत शौक है। विभिन्न कोर्ट केस देखकर मैंने महसूस किया कि अगर अभियुक्त पैसे वाला हो तो अभियोग पक्ष, या यूं कहें कि पीड़ित वगैरह, सब अपना सारा ध्यान अभियुक्त के धन पर ही केंद्रित कर देते हैं। ऐसा नहीं लगता कि किसी को न्याय की आवश्यकता है, कोई न्याय के लिए वहां आया है। इस बार मैंने दहेज अपराध का प्लॉट सोचा। गूगल में तमाम दहेज अपराध के उपन्यास हैं, परंतु इस नजरिए का कोई नहीं मिला। इस प्रकार के सभी उपन्यासों में मैंने देखा है कि सुविधा अनुसार एक दहेज अपराध लिखकर सारी कहानी बस इसी बात के चारों तरफ घुमा दी जाती है कि अपराध को अंजाम कैसे दिया गया, यानी क्राइम इन्वेस्टिगेशन जैसा लगता है देखने में, और उसके बदले में पीड़ित को कितना धन मिलना चाहिए या मिल सकता है। मैंने इस उपन्यास में तस्वीर का दूसरा पहलू लेकर सवाल खड़ा किया है, यानी जो कुछ हुआ है वो क्राइम है भी या कुछ और है। मेरे सवाल बहुतों को बुरे लग सकते हैं, लेकिन सोचने की वजह तो जरूर है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अपनी कहानी के माध्यम से समाज को मनोरंजन देने के साथ साथ जागरूक करना भी कथाकार का उद्देश्य होना चाहिए।
ये सिर्फ मेरा मानना है। मुझे विश्वरंग में सम्मिलित करने के लिए आपका हार्दिक आभार। नमस्कार। मैं विजय कुमार सिडनी से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। विश्वरंग के आयोजकों और श्रोताओं को मेरी नमस्कार। मैं आज आपके सामने अपने उपन्यास ऋणमुक्त के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। ये 2 खंडों में है। पहला खंड 575 पेज का है और दूसरा खंड 352 पृष्ठों का। ये 2019 में समन्वय प्रकाशन गाजियाबाद ने छापा है। जहाँ तक इसके बड़े होने का प्रश्न है, मुझे लगता है कि इस इतने बड़े उपन्यास हिंदी साहित्य में कम ही लिखे गए हैं। मुझे एक स्वर्गीय यशपाल जी का झूठा सच याद आ रहा है, जो मैंने कभी पढ़ा था। वो पढ़ा है और भी हो सकता है 1-2 उपन्यास इससे बड़े हों, लेकिन इतना मोटा उपन्यास कम से कम इधर नहीं लिखा गया। इस उपन्यास को लिखने में 4 साल लगे। ये यहीं सिडनी में ये उपन्यास लिखा गया। जब आप कम से कम मेरी पीढ़ी है, जो मेरी उम्र के हैं, उस समय जो लोग साहित्य पढ़ते थे, ये उनके एक ही सपना देखा करते थे या देखते हैं थे कि कुछ कला साहित्य में कुछ हम ऐसा लिखें, कुछ अलग लिखें, कुछ ऐसा हो जो विशेष हो, जो अलग हो सबसे। तो शायद ये वो सपना, ये किताब, मेरा सपना ये किताब पूरी करती हैं। आपके दिमाग में जब साहित्य पढ़ते हैं तो कभी स्वर्गीय प्रेमचंद का गोदान होता है, कभी रविन्द्रनाथ टैगोर जी का गोरा होता है, कभी टॉलस्टॉय के अन्ना कैरेनिना और क्राइम एंड पनिशमेंट होता है, कभी तुरुनेव का फादर एंड सन्स होता है, कभी दोस्तोयेव्स्की का क्राइम एंड पनिशमेंट होता है। तो ऐसा ही सपना था कि कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा लिख जाए कि जो कुछ अलग हो। समय बीतता गया, प्रतिभा भी नहीं थी, शब्द भी नहीं थे जो साहित्य के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। पढ़ता चला गया, उम्र बीतती चली गई। जॉब लग जाए, क्योंकि साहित्य कम से कम हमारे यहाँ पेट नहीं पालता। साहित्य शौक में तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसको अब मेन व्यवसाय नहीं बना सकते, कम से कम अपने देश में। तो यही करते कराते मैं सिडनी तक आ गया। सपना जीवित था। पहले समय नहीं आया कहाँ से शुरू करूँ, तो छोटे छोटे गीत लिखना शुरू किया कि कुछ तो हो। नहीं, मोटा उपन्यास नहीं लिखा, कोई उपन्यास नहीं लिख पाता हूँ, तो कुछ ना कुछ तो प्रतिभा हो, कहीं ना कहीं तो कुछ होगा। नहीं तो कहीं वैसे ही तो सपना नहीं देख रहा मैं झूठे। तो धीरे धीरे करके 5-6 काम संकलन भी मैंने पूरे कर लिए। गीत सुनने लगा, सुनाने भी लगा। तभी एकदम मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ, आँखों में समस्या आ गई, लगा सपना पूरा नहीं होगा। पर उसी क्राइसिस में, उसी संकट में एक धीरे धीरे एक छवि उभर के आई मेरे दिमाग में, और वो छवि धीरे धीरे हावी होती चली गई। पर उस छवि की शर्तें थीं अपनी। वो छवि संपृक्त होकर रहना चाहती थी, जैसे लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा से लोग कहते हैं बहुत प्यार हो गया था बहुत से लोगों को। जो साहित्यकार हैं वो जानते हैं जब कोई भी चरित्र उन पर हावी होता है तो कितना हावी होता है, उसे साहित्यकार का मन ही समझ सकता है। तो ऐसे ही एक चरित्र सबा खान मुझ पर हावी थी। पठान थी, पठान हैं।
शर्त ये थी कि कुछ ना बदला जाए, जो लिखा जाए उस काफ़ी सच लिखा जाए, कोई नाम ना बदला जाए, मैं अपना नाम ना बदलूं। कहानी धीरे धीरे अपना रूप लेती जा रही थी। वो दिन कैसे थे, मैंने उसका जिक्र अपने प्राकथन में किया है, मैं आपको वही सुनाना चाहूँगा। दी ने मुझे तब तक मुक्ति नहीं दी जब तक कि मैंने इस किताब को पूरा न कर दिया। मेरे अकेलेपन में दी मेरे पास आकर बैठ जाती और मेरी ओर कातिल दृष्टि से देखने लगती। उनकी दृष्टि मानो कहती, क्या मेरी कहानी स्मृति में ही घुट कर रह जाएगी? मैं उनसे कहता, दी आप अच्छी तरह जानती हैं, फिर भी कुछ बेतिकाऊ गीतों के अलावा मैं अब तक कुछ भी तो नहीं लिख सका हूँ। सुनकर दी कुछ न कहती, बस निशब्द आंसू बहाने लगती। मैं भी उनके साथ रोने लगता। धीरे धीरे मेरा रोना बढ़ता गया। अब मैं बात बात पर अकेला ही आंसू बहाने लगा। मेरी आवाज़ किसी बीमार व्यक्ति के जैसी हो गई। इसी तरह 3 महीने बीत गए। जान लिया दी अपनी जिद पर अड़ी हैं, लिखे बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। कहानी मैं पहले से ही जानता था, केवल उसे व्यवस्थित कर लिखना था। पर यह सब लिखना मेरे लिए आसान नहीं था। उनकी कहानी में मैं भी था। इसके साथ ही मुझे उनके प्रिय विषय मनुष्य की मनुष्य और उसकी प्रकृति के साथ मूलभूत एकता की कथा भी लिखनी थी। वह सब लिखना था जिससे हम एक दूसरे से और इस प्रकृति से एकाकार होते हैं। इन 40 से भी अधिक वर्षों में विज्ञान ने अभूतपूर्व तरक्की की थी। विज्ञान की अनेक परिकल्पनाओं में से कई अब तक प्रामाणिक हो चुकी थी। उन्होंने कहा, प्रामाणिक विचारों को ही लीजिए। जिस तरह मैं बोलती थी, मेरी लैंग्वेज भी वैसे रहने दीजिए। मैंने उनकी हर बात चुपचाप मान ली। सामाजिक विज्ञान के बारे में भी जो उनकी बहुत सी कही बातों की तब मुझे सही जानकारी थी। लिखने के लिए अब उन्हें भी पढ़ता, जिसमें कभी कभी कई रातें निकल जाती। पढ़ते और लिखते समय कभी कभी कंप्यूटर पर कितनी ही फाइलें खुल जाती, जिनको बंद करने में मैं अपना लिखा हुआ भी लुप्त हो जाता। मैं अपना सर पकड़ लेता, चुपचाप आंसू बहाने लगता, फिर दुखी होकर बिस्तर पर लेट जाता। कई दिन यूं ही गुजर जाते, फिर कुछ न लिख पाता। भरोसा कीजिए, पहले से बेहतर ही होना है, वो मुस्कुराकर सांत्वना देती। रात के 2-2:30 बजे तक कंप्यूटर पर टाइप करता रहता। कभी लिखने में इतना खो जाता कि 4 बज जाते। अब सो जाइए, दी संतुष्टि भाव से कहती। आप भी दी, मैं उनकी ओर देखकर चुपचाप मुस्कुरा देता। मेरी मुक्ति के प्रयास में मेरी जीवन संगनी चमन ने भी मेरा पूरा साथ दिया। उन्होंने टेबल लैंप की रोशनी और कंप्यूटर के कुंजी पटल की खटखट की आवाज़ में भी सोने की आदत डाल ली। कहानी ज्यों त्यों आगे बढ़ती गई, दी मुझे मुक्त करती गई। दी ने अब मुझे मुक्त कर दिया है। अब वे संतुष्ट हैं। मेरी स्मृति में सदा साथ रहते हुए भी उनका स्नेह से भरा चेहरा अब यदा कदा ही दिखाई देता है, या कभी कभार गाल पर उनकी अंगुलियों का स्पर्श महसूस करता हूँ, इतना ही। दी मेरे भाई की प्रेमिका हैं। विवाह करना चाहती हैं, लेकिन परंपराएं इतनी खुली नहीं है कि एक मुस्लिम लड़की किसी हिंदू लड़के से शादी कर सके। वो इंतजार करती हैं किस तरह जब मेरी एमफिल पूरी हो जाए, मैं जॉब पे लग जाऊं, अपने पैरों पे खड़े हो जाऊं, तब शादी करें। लेकिन दुर्भाग्य उनके साथ है। प्रेमी की, यानी मेरे भाई की, उनको बचाते हुए मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद उनको पता चलता है कि उनके प्रेमी का अंश उनके पेट में पल रहा है। उनको लगता है कि शायद इसको बचा के, इसको जन्म दे के शायद मैं उस ऋण से मुक्त हो जाऊं, जिसकी वजह से उन्होंने प्रेमी या उस घर ने अपना बेटा खो दिया। वे जिद पड़ जाती हैं। ये कम से कम दी के परिवार वालों के लिए तो बहुत बड़ी संकट की घड़ी है, बहुत दुखदाई घड़ी है, क्योंकि अकेली बेटी है, बहुत उम्मीदें हैं उससे उनको। लेकिन वो जिद पड़ जाती हैं। जिद पे जब बढ़ जाती हैं
परिवार एक तरह से मान लेता है कि ठीक है, ऐसा ही है। प्रेमी का परिवार, मेरे भाई का परिवार उनका पूरा साथ देता है। दोनों परिवार मिलके दीदी की देखभाल रखते हैं। बच्चे का जन्म होता है आदित्य का, और दी विदा ले लेती हैं। ये पहली कहानी, पहले खंड की कहानी है। विश्वरंग से जुड़ने वाले सभी साहित्यकारों व कलाकारों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम लक्ष्मी तिवारी है और मैं पश्चिम ऑस्ट्रेलिया पर्थ की रहने वाली हूँ। आज इस फोरम पर मैं अपने उपन्यास पड़ाव पर कुछ चर्चा करने वाली हूँ। ये है मेरा उपन्यास पड़ाव। इसमें 300 पन्ने हैं और ये वाणी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया है। मित्रों, इस कहानी को लिखने की प्रेरणा मुझे वर्षों पहले मिल गई थी। हुआ ये था कि एक बार मैंने अपनी मम्मी से पूछा, किसी प्रसंगवश कोई बात हुई थी और मैंने उनसे पूछा, मम्मी अपने विवाह के बारे में कुछ बताएं, आप लोगों का विवाह कैसे होता था। तो मेरी माँ ने जो कहा मैं सुन के अवाक रह गई। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, हमारे जमाने में लड़कियों के विवाह नहीं बेहाल होती थी। मुझे इस तरह के उत्तर की आशा नहीं थी उनसे। फिर मैंने उनकी बात पर मनन किया, थोड़ा अध्ययन किया और चारों ओर जो देखा तो मुझे समझ में आया कि उन्होंने मुझे ऐसा उत्तर क्यों दिया था। और दोस्तों, उसी दिन मेरी कहानी की नायिका गौतमा का जन्म हुआ था। यह उपन्यास नायिका प्रधान उपन्यास है। गौतमा उस क्षेत्र की रहने वाली हैं जहाँ की बालिकाओं को अशिक्षा और निरक्षरता के अंधेरे में रखा जाया करता था। उनका विवाह बाल्यावस्था में ही होता था और वह भी पूर्ण वयस्क पुरुष के साथ, किसी बालक के साथ नहीं। तो सोचिए, उनका बेहाल नहीं होगा तो क्या होगा। बहरहाल गौतमा के पिता एक पढ़े लिखे बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं और महिलाओं से जुड़ी हुई कुरीतियां और रूढ़ियां उन्हें बिल्कुल नापसंद हैं। अतः उन्होंने न केवल गौतमा को शिक्षा दी बल्कि उनका विवाह या यूं कहें उनका बाल विवाह भी न होने दिया। लेकिन नतीजा क्या निकला? वही जो हमेशा होता है। समाज में प्रचलित विचारधारा को चुनौती देने वाला कोई भी व्यक्ति, विशेष रूप से पहला व्यक्ति या पहला संगठन, कभी भी समाज में प्रशंसा का पात्र नहीं होता। उसे तो बस आलोचना ही मिलती है। वह एक अपवाद ही बन जाता है। ठीक ऐसे ही गौतमा के साथ भी हुआ। दोस्तों, जिस समाज में लोगों को 10 वर्ष की गाय समान कन्या अपनी बहू के रूप में चाहिए, वहाँ पढ़ी लिखी 16 वर्ष की किशोरी गौतमा से कौन विवाह करता। बस गौतमा का पढ़ा लिखा होना, विवाह की उम्र से निकल जाना उसके लिए अभिशाप बन जाता है और उसके लिए दुख व कष्टों के असंख्य पड़ाव खोल देता है। हर पड़ाव उसके लिए एक नई चुनौती और एक नया संघर्ष बन जाता है। पड़ाव गौतमा के जीवन यात्रा की कहानी है। उसके जीवन में आए हुए कई संघर्षों की और चुनौतियों की कहानी है। उनसे लड़ने की कहानी है। दोस्तों, आपको गौतमा भले ही काल्पनिक पात्र लगे, और वे काल्पनिक पात्र हैं भी, लेकिन अपनी दादी और नानी या अपनी पड़ोस की चाची और मौसी की आवाज में आपको गौतमा की आवाज जरूर सुनाई देगी। पड़ाव को कुछ लोग आंचलिक कहानी मान सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत भूखंड के चारों ओर से आपको अनगिनत गौतमाएं मेरे पड़ाव में आकर ठहरी हुई हैं, ऐसा नजर आएगा। कहानी लंबी है। आप सब लोगों से अनुरोध है कि हो सके तो इसे पढ़िए और गौतमा के सहयात्री बन उसके पड़ावों पर कुछ देर ठहरिए। मुझे विश्वास है आप निराश नहीं होंगे। 4 लाइनें हैं जो मैं उन अनगिनत औरतों को समर्पित करना चाहती हूँ
जो अशिक्षा और बाल विवाह के अंधेरों में गुमनाम हो गए। बह गई हवाओं को पकड़ने की कोशिश की है, बह गई हवाओं को पकड़ने की कोशिश की है, भुरभुरी रेत पर कुछ लिखने की कोशिश की है। दर्द के समंदर तो वे अकेले ही पी गए, दर्द के समंदर तो वो अकेले ही पी गए, मैंने तो बस एक बूंद को चखने की कोशिश की है। और आखिर में मैं श्रीमती रेखा राजवंशी जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे विश्वरंग के इस फोरम पर 4 वाक्य कहने का अवसर दिया। धन्यवाद। नमस्कार। विश्वरंग के सभी आयोजकों श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। मैं रीता कौशल पर्थ से आपके साथ जुड़ी हूँ। आज मैं आपको अपनी कहानी संग्रह रजकुसुम के बारे में बताऊंगी। मेरी इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष 2018 में बनिका पब्लिकेशन द्वारा किया गया था। लिखने के प्रति मेरा रुझान शुरू से है। जहाँ तक मेरी याददाश्त जाती है, मैं खिलौनों की दुनिया की सदस्य कभी नहीं रही। होश संभालने से पुस्तकें मेरी प्रिय मित्र हैं और आज तक सर्वप्रिय मित्र हैं। मैं पुस्तकों के बीच में बेहद खुशी महसूस करती हूँ। मैंने जहाँ विज्ञान, गणित व लेखाकारी जैसे विषयों का ज्ञान जीवन बसर करने के लिए अर्जित किया, वहीं कविता, कहानी, भाषा, साहित्य मेरी आत्मा की खुराक बनकर मेरा जीवन तत्व बने। मैं खरीद कर, मांग कर, दूसरों से अदल बदल कर हर तरह से पढ़ती रही हूँ। अब जिसे पढ़ने का इतना शौक हो, वह लेखन से अछूता कैसे रह सकता है। साल 2001 में मैं भारत छोड़कर सिंगापुर आ गई। वहाँ आते ही मैंने नॉस्टैल्जिया के निवारण के लिए हिंदी सोसाइटी सिंगापुर में शिक्षण कार्य शुरू किया। जीवन के इस चरण ने मेरे हिंदी प्रेम व हिंदी साहित्य प्रेम को और भी परवान चढ़ा दिया। दरअसल हिंदी पढ़ाते पढ़ाते मैंने स्वयं हिंदी भाषा की बारीकियों को सीखा। इस पढ़ाने सीखने के सिलसिले में मेरे मन की मिट्टी में बरसों से दबे पड़े साहित्य के सुसुप्त बीज को सही माहौल मिला और मेरी लेखनी से सुंदर कविताओं के अंकुर पन्नों की धरा पर फूट पड़े। परंतु ये अंकुर कुछ वर्ष तक बिना पनपे उन्हीं पन्नों पर बने रहे। वर्ष 2007 में मैं सिंगापुर छोड़कर ऑस्ट्रेलिया आ गई। इस नए देश में 1-2 वर्ष तो जीवन की आपाधापी से जूझने में निकले। जब जीवन थोड़ा स्थिर हो गया तो मस्तिष्क में रह रहकर ये प्रश्न गूंजने लगा, आखिर मैं हूँ क्या। इसी प्रश्न की तलाश में मैंने फिर से लिखना आरंभ किया। इसके बाद तो जो लेखन का सिलसिला जारी हुआ वह रजकुसुम के रूप में पुष्पित होकर आपके समक्ष है। इस संग्रह में कुल मिलाकर 12 कहानियाँ हैं। इसकी पहली कहानी स्वदेश के परदेसी है। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया से दिल्ली में जो लोग पढ़ने आते हैं या काम करने आते हैं, उनको जो रंग भेद के आधार पर, उनके अलग तरह के रहन सहन के आधार पर जिस तरह का रवैया झेलना पड़ता है, उसके ऊपर ये कहानी लिखी गई है। कुल मिलाकर कहें तो नस्लवाद की कहानी है। एक और कहानी है वतन परस्ती, जिसमें ऑस्ट्रेलिया में भारतीय और इराकी महिलाओं की नोक-झोंक है। इसमें जो भारतीय महिला है, सही मायने में वो महिला मैं ही हूँ और ये एक सत्य घटना पर आधारित कहानी है। इसमें 60% जो है सच है और 40% उसमें फिक्शन है। कहानी बहुरूपिया का किरदार महिलाओं को अपनी पहुंच बताकर उनके विचारों से खेलता रहता है। किसी को भी बड़ा चित्रकार बनने का सपना दिखाता है तो किसी को बड़ा संगीतकार, मगर कहानी के अंत में उसकी पोल खुल जाती है। कहानी संदेश देती है कि व्यक्ति अपने चेहरे पर जितने मुखौटे लगा ले, उसका वास्तविक रूप किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाता है। कहानी विरासत, नानी और देवते के संबंधों को दर्शाती कहानी है, जिसमें नानी द्वारा अपनी देवती को लिखे गए पत्र, जिन्हें मैं अपने विभिन्न जन्मदिनों पर पढ़ती है, समाज को सशक्त संदेश देते हैं। इन पत्रों में क्षमा को सर्वोपरि बताया गया है। हमारे बुजुर्गों के अनुभव का निचोड़ है ये कहानी। संग्रह की अंतिम कहानी क्यों धन संचय, 2 भाइयों के बीच जायदाद के बंटवारे को लेकर व एक भाई के हीन भावना से ग्रस्त हो बर्बाद हो जाने की कहानी है।
मैंने अपनी कहानियों के माध्यम से समाज की सोच में बदलाव लाने का प्रयास किया है। हर कहानी में समाज को सकारात्मक दिशा प्रदान करता हुआ एक दृष्टिकोण देने की कोशिश की गई है। समाज को एकजुट होने का, अच्छी सभ्यता और संस्कृति, अच्छे संस्कार देने का प्रयास किया गया है। मैं अपनी बात, इसमें और भी बहुत सी कहानियाँ हैं, लेकिन समय की अपनी सीमा है, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करके आपसे आज्ञा चाहती हूँ। आप सबके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वरंग के आयोजकों, श्रोताओं और हिंदी प्रेमियों को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं संतराम बजाज, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से आपके साथ जुड़ा हूं। श्रीमती रेखा राजवंशी जो अलासा की प्रधान है, उनके सहयोग से ये मुझे इस कार्यक्रम में भाग लेने का अच्छा मौका मिला है। मैं उनका आभारी हूँ। लिखने में तो कॉलेज के ज़माने से लिख रहा हूँ, लेकिन शुरुआत उर्दू में की थी, बाद में हिंदी में लिखना शुरू कर दिया। मुझे याद है कि पहली मेरी जो एक कहानी थी वो कॉलेज के मैगज़ीन में छपी थी। उसके बाद फिर मैंने वही कहानी वहाँ के दिल्ली और जालंधर से निकलते हुए बड़े मशहूर अखबार समाचार पत्र प्रताप को भेजी, तो उन्होंने वो छाप दी। उसके बाद फिर मिलाप में भेजी कुछ कहानियाँ, तो काफ़ी कहानियाँ इस तरह से छपती रहीं, उससे काफ़ी प्रोत्साहन मिला। फिर वो उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेज मैगज़ीन जो था उसमें मुझे संपादन का चांस मिला, तो उसमें भी कहानियाँ डाली, लेकिन ज़्यादा नौकरी के चक्कर में बाहर चले गए, इंडिया से बाहर इथियोपिया में जाना पड़ा, तो उस वजह से कुछ बीच में विराम आ गया। पर ऑस्ट्रेलिया आने के बाद यहाँ पर फिर दोबारा से लिखना शुरू हो गया। सबसे पहले तो यहाँ के हमारी एक एसोसिएशन है आइया, ऑस्ट्रेलियन हिंदी इंडियन एसोसिएशन, उनका अपना मंथली न्यूज़लेटर चलता है, तो उसका संपादन मुझे दिया गया, जिसमें हम इंग्लिश और हिंदी में लिखते हैं। तो मैं भी लिखता हूँ, दूसरों को भी उसमें प्रोत्साहन दिया है लिखने का। काफ़ी अच्छा चल रहा है, वो अभी तक चल रहा है, पिछले 20-25 साल से उसमें लगे हुए हैं। और साथ में जैसे हमारी ये अभी बताया था इलासा, ये इसमें हिंदी लेखकों को, कवियों को बहुत प्रोत्साहन दे रही हैं रेखा जी, और वो काफ़ी जो लोगों की कंट्रीब्यूशन है उसमें है, तो हिंदी के लिए काफ़ी प्रेम है लोगों में। अब मैंने यहाँ जो एक डाउन अंडर, द इंडियन डाउन अंडर पेपर है जो इंग्लिश में छपता है, तो लेकिन उसमें उन्होंने मुझे एक पेज हिंदी का दे रखा है। 15-16 साल से मैं उसमें लिख रहा हूँ। नीना बदवार और विजय बदवार उसके संपादक हैं, तो उससे भी लोगों को पढ़ने का बड़ा चाव, जो हिंदी के पढ़ने वाले हैं उनको एक चांस मिलता है, तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो उसके मैंने यहाँ पर कुछ 2 किताबें भी छपवाई, 2 पुस्तकें। ये है एक पहले वाली गुस्ताखी माफ़, और दूसरी है यादें कुछ मीठी यादें। ये पुस्तकें काफ़ी पसंद की गई हैं। इसमें कहानियाँ और लेख हैं। पहली में तकरीबन 36 हैं, दूसरी में 51 हैं, और इतनी ही कहानियाँ और लेख जो हैं मेरे पास और पड़े हैं, जिसकी तीसरी किताब की तैयारी हो रही है। और एक नावल जो पानीपत की चौथी लड़ाई है के नाम से मैं लिख रहा हूँ। आशा है अगले साल ये कोविड और ये कोरोना का चक्कर ख़त्म हो तो अगले साल जो है वो भी छप जाएंगी। तो अब यह है कि कहानियाँ, मेरा जो लिखने का स्टाइल है उसमें संवेदनशील भी कहानियाँ लिखता हूँ, बड़ी हंसी की, दुखी, लेकिन व्यंग और हास्य जो है वो मेरा काफ़ी, उसमें मेरी रुचि ज़्यादा है। उसके ऊपर
जो हमारे दिल्ली से छपने वाले भावना बड़ा अच्छा मैगज़ीन है, उसके संपादक अजय कुमार जी के शब्दों में संतराम के व्यंग लेखों को पढ़कर हरिशंकर परसाई, फिकर तौनसवी, आलोक पुराणिक इत्यादि की याद ताज़ा हो जाती है। कमलेश्वर की किस्सा गोई का भी ध्यान आ जाता है। तो अब ऐसे बड़े बड़े राइटर्स के साथ जो मेरा कंपैरिजन किया गया तो मुझे नेचुरली खुशी तो होगी, बहुत अच्छा लगता है, लोगों को भी अच्छा लगता है। अब कुछ कहानियाँ जैसे मैंने लिखी, एक थी दिवाली की रात, उसमें मैंने लक्ष्मी जी से मुलाकात की, तो उनसे बड़े बड़े वार्तालाप हुए। उसके बाद एक ऐसी ही क़यामत से क़यामत में मैंने एक कहानी बनाई कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि को ख़त्म करने का, समाप्त करने की घोषणा कर दी है। तो लोगों की प्रतिक्रियाएं बताई कि कैसे लोग घबरा जाते हैं, क्या होगा। कोई कहता है जी मेरे तो बच्चे की शादी है, उसका क्या बनेगा। कोई कहता है जी मेरा अमेरिकन वीज़ा मिलना था मुझे, अब मैं क्या करूँगा। कोई कहते हैं जी मेरे टीवी सीरियल ख़त्म हो जाएंगे। तो उसमें बड़ी हास्य और रोचक बातें बनाई हैं। तो अच्छी जो और तरह की कहानियाँ हैं, मानक की मामी में को बहुत पसंद किया गया। उसमें एक स्त्री का वर्णन है जो बच्चे की माँ नहीं बन सकती, लेकिन उसमें ममता बहुत है। एक बच्ची को वो गोद लेती है जिसको कोई भी लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो पोलियो की मरीज़ है और उसके माँ बाप मर चुके हैं। तो वो बहुत ही लोगों ने पसंद की। ऐसी ही एक कहानी है मांगू, उसमें वो आदमी ये नौजवान 35 साल का है, लेकिन उसका दिमागी जो हालत है वो 5 या 6 साल के बच्चे की है। तो लोग उसको मजाक करते हैं, उसके इसका फ़ायदा उठाते हैं, तो एक्सप्लॉइट करते हैं जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं। तो ऐसी ऐसी भी कहानियाँ लिखी हैं, तो लोगों को पसंद आ रही हैं। और ये जो मैगज़ीन जो बता रहा था, ये संदेश हमारा ये हर महीने निकलता है, इसका मैं संपादन करता हूँ। और ये इंडियन डाउन अंडर जो है ये हर महीने छपता है। अब डिजिटल भी हो गया है, तो सारी संसार में इसको पढ़ा जा सकता है। तो ऐसे ये हमारी अय्या वालों की जो हिंदी वालों के इन्होंने अभी 25 साल मनाए, तो उसमें मुझे सम्मानित किया गया। तो अवार्ड जो है सम्मान देने के लिए हिंदी का जो स्कूल है यहाँ का, माला मेहता जी एक स्कूल चलाती हैं IABBV, तो उन्होंने जो है मुझे दिए हैं, एक अवार्ड दिया। ये लासा वालों ने अभी इस साल भारतीय विद्या भवन के साथ मिलके और इंडियन काउंसिलेट की तरफ से दिया, जिसका ऐसी इज्जत पाकर मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं उनका आभारी हूँ। और लोगों का प्यार मिल रहा है, जब तक मिलता रहेगा लिख रहे हैं, लिखते रहेंगे। बस धन्यवाद आपका, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। Hello, everyone. My name is Kiran Bhat, and this is Christopher Raja, and we are going to be talking together. And we were already talking a little bit. I'm a little frustrated that I didn't record it because we were saying so many interesting, lovely things about Bombay and Australia, but sadly, that'll have to be for the next session. But Chris, could you please tell me a little bit more about yourself in the sense of like I hate this question too, but just for the sake of rooting it to the audience, where are you from, and like a little bit about just your like biographical information. Hi, Karen. Nice to meet you virtually. I haven't yet met you, so you're a new face on the scene in Australia. A very exciting face. So thank you for connecting up with me. I've been around for a while. I was born in Calcutta. Came to Australia in 1986. I was 11 years old. And then grew up in Melbourne and spent most of my life then in Melbourne. And then in my 20s, mid-20s, late 20s,
moved to Alice Springs, where I lived for 12 years and wrote a couple of books. One was a play and one was a YA novel. The play was about the lady who started the botanical garden in Alice Springs called The First Garden. And the YA novel was a novel set in Calcutta just before and after the assassination of Indira Gandhi, and that was called The Burning Elephant. And then I moved back to Melbourne, and I decided to write a memoir set in Melbourne about the early years of growing up here and coming here from India. So that's a little bit of a snapshot. What about yourself? Well, I'm Kiran Bhat, and I have a somewhat parallel but different story to you, which is why I was interested in reading your book, Into the Suburbs, but mine is Indian American and South Indian American. I am from a Havyaka Mangalorean community based in Karnataka, but I was born and brought up in the US, so my immigration starts at birth, and my immigration, interestingly enough, though, I think this might be private information, but I was conceived in India because my parents did ultimately go to a wedding, and anyways, they were there at that time when I could have been possibly, there. But for the most part, I spent a lot of my early life in the US. But at 18, I started to have this feeling like I want to travel. I want to live a life that was more global. I want to be a citizen of the world. And I started first in New York. I went to New York as an NYU student, and I studied abroad in Spain. And I realized living in Spain that I felt more connected to kind of communities that did not belong to me. I felt connected living in places that I had no real quote unquote right to live in. And so I started to travel. I started to spend a life literally every year in another part of the world for almost a decade. And then over that time, I wrote this book called We of the Forsaken World, which got published earlier this year. And I'm also now working on a giant global novel called Hira, which will take place in 365 different locations. And so I'm very interested in, questions of globality and what it means to kind of imagine the space of the globe as its own cultural fulcrum, rather than, when we usually place narrative inside of national perspectives. So what about you? What about Into the Suburbs? What are the things that inspired you to write this book, and how would you describe it to a reader who's not as used to it, or who doesn't know it yet? Actually, there was a question. I had a question Yeah, from what you were saying. Actually, sure. so I was just curious. You said something that caught my attention, and that was you were traveling around, and then you felt like you were not supposed to live in certain places, or you had no right to live in them. And I wondered why you said that, because why didn't you have a right to live in those places? I should rephrase that. I think I'm right now a grad student at the University of Melbourne. I'm taking a class where they talk all the time about what is your right to narrative and what's your not. So I think that's just kind of infused. That's where I would like to pause on that, because see, we were talking earlier before we started recording this, and that was whether I fitted into Melbourne or whether I fitted in the city. And I told you, when I was in my early 20s, I used to be part of the inner city Melbourne set, and going to Melbourne University. And they're the sort of discussions that I needed to leave behind, because for me it really affected my writing and my ability to think independently. And so I had to not think whether I had the right to live or whether I had the right to write. I had to claim it, a bit like Napoleon. I had to claim my place. I had to just take the crown and put it on my own head, because, this idea of once we put terms and conditions on our writing, it sort of muzzles us. I'm not interested in censorship. I'm also, one of the great things about, India is I love the fact that when I was in India, when people walk across the street, there's this great drama, as you know, Kiran, when we walk across the street in India, we claim the space. It doesn't matter if you're a bus, a lorry, a truck. A cow. We just walk across the road. Well, no, not a cow. Cow, but we love to sleep on the But street. we will walk across that road, and we will claim every step that we take as our space, as a human, as an individual. And that's what we are. And that's what I am reminded about when I think of India and my identity as an Indian, is that we're not afraid to be argumentative, to have our own opinion, and to claim our little spot on the side. Even if it's on the pavement, we will claim it
and we'll claim it as our own. Yes, So I was wondering why you said you couldn't. That's a beautiful thing, Chris, and I'm glad you said something like that, because I also feel like that is the type of person I am. I'm someone who, if I have a moment, I will bask in it for 30 seconds or even for however long I get. And I do feel like that gets me into a lot of trouble in Australia, because Australia, one, is a country where people do not like it if you bask ever. And then if you're a person of color, you're always meant to be kind of constrained and supposed to be kind of in a certain relationship with people. And as a person who's not born in the society and is not even used to the society, I just am not able to really even like relate to it. So I do feel like oftentimes I do have to then take it a little back and try to like claim myself less. But I wasn't saying, like, to be honest, I've already done it. I do write from perspectives which are quote unquote not mine, but I say that also, I have lived in these places, I've learned their languages, I've spent time there, and I try to write always with the perspective of someone who is, asking them, does this read correct? Is this something you would say? And I agree with you. I was saying that in the sense of like, I dare to live in it regardless. I dare to go to Spain. I dare to learn the language. I dare to go to China. I dare to go to Russia. I dare to make myself a little bit a part of that community, and I let it influence my writing. But yes, in certain conventional terms, as an Indian American, I should write in a certain milieu, and that's the aesthetic space that I'm supposed to own and speak to. But I don't. I own the moment. Like right now, I live in Satya in my nice little fancy apartment. This is the moment I own. Just like when I talk to you virtually, there's another moment that's created. In reality, every millisecond is a moment that we as a human have the potential to own, as long as you are true to that moment. Yes. So yeah, and so I think, writing is about self-discovery and realizing where you are comfortable and where you're not. And that's one of the reasons why I write is because I often don't feel comfortable, really sharing what I think. And, it's ironic, but I actually don't feel comfortable putting myself out there. And so writing for me is my way of working out what I think and how I feel, and then somehow, like alchemy, then my work ends up published and exposed to other people. And that's a very strange experience, because generally I'm just writing predominantly for myself to work out what it is I think and how I view the world and how I somehow fit in it. And I think that's part of this diaspora condition, where you do feel like an outsider, and where you're trying to work out, oh, do I fit in India? And then when you go back there, you think, oh, maybe I don't. And then when you come to Australia, oh, do I fit in here? And then you think, oh, do I have a right to claim this place? Because after all, it was like India, it was overtaken by the English and there were original inhabitants. So all these complex questions are raised. And so writing for me is an opportunity to wrestle with some of those thoughts, but also rest with them, where I can actually sit quietly and contemplate those things. And the beautiful thing about writing, for me, I find, is that I can do it in different forms. So it's not always just, a hard wrestle. It might be a play. So, so in fact, my whole career started from writing a play. It was a very, and plays are slim, but this was so much fun, writing a play about an old woman from Tasmania called Olive Pink. She went out to the desert in the 1920s after hearing about a massacre in the desert in Central Australia, and the Coniston massacre. And she'd heard about it in Tasmania, was so riled by it that she went out there to see what's going on, literally. And she is such an amazing character that the Olive Pink Botanical Garden, she was also an artist and a painter, and then the Olive Pink Botanical Garden was named after her. And so me and my ex-wife decided to write a play about this lady, and because we lived right near this botanical garden. And so we created a site-specific play. And that was how my book writing career started. And so
and I didn't really know what I was doing, and it was kind of fun writing about something that I didn't know, and a form that I didn't know about, and that got me hooked. You know, it's interesting. Whereas you describe yourself as a person or a being that kind of sentiently almost clings to the soil and then slowly perks out and finds stories covering in the air, I often feel like I am the shards of the atmosphere, and I'm just all the moments at once. I'm just trying to coalesce and create shape to myself, and I'm literally observed. I feel like I'm always flying. I feel like I'm always in these moments of velocity, and I just want to create all these collisions and boom them together to create works of art, you know. And so for me, I think for you, perhaps you are interested in taking a moment and really eviscerating it or really making it bloom to life. Whereas for me, I try to throw a lot of moments or a lot of like maybe like fragmented pieces and blur them and merge them and consist them into one. And so in the context of my book, We of the Forsaken World, I wanted to take 16 characters, these 16 people who are really like completely different humans, who are like just citizens of 4 different places. And I created poetics of language to blur them together, to create these moments where, say, a prostitute in a big city and a shaman in an isolated tribe could have a moment of like linguistic unification or like coexistence just to the space of language. And so this book is kind of in many ways this attempt to take like people who are just random dispersed citizens of the earth and blur them together through this kind of cohesive stitching of a narrative. And I think Hirar in many ways is also an attempt to do this, but in 365 different locations, blurring together through this like kind of din of a voice, this mother and a father that are always archetyping, these archetypes that are kind of blurring into themselves and kind of taking another shape and blurring back together. So I think our artistic processes are very different. And I think that, but it's interesting, the space to which they formed. And I didn't really address, you very brilliantly addressed your Indian connection in a way that I also now want to make an attempt at. I think for me, even though I don't write books necessarily, I have written things set in India, and I do have certain stories that are built on that experience, like in Mumbai or in Karnataka, my native land, my native place. I also think that what really inspires me are Hindu concepts, like concepts of dharma, concepts of karma, concepts of atman, and the idea that we are all just these moments of the air. We're just beings that are kind of stitched to this greater cosmic seam, and we're just moments that are waiting to be discovered. And in the moment that we encounter ourselves, we create new events, we create new incidences that then blur and reach to the next moment. And what I wanted to do was to kind of create a book that, using that kind of dharmic cosmic eye, could kind of stitch people on this earth into a greater global entity, you know, this kind of speaking of this greater global soul, the Vishwamanava, which we say in Kannada, the global soul, you know, this ability to be a person of this kind of etherless, non-identified existence that can kind of relate to everything and anything because it's transcended these liminalities. And so I aspire to create these things, and India has taught me how to think that way, because that is, you know, I grew up reading the stories of the Ramayana and the Mahabharata. I grew up learning that code of storytelling before I even thought of myself as a storyteller, and so it intruded into my work, even if I never talk about India physically. Yeah. So that's interesting. So while I was in Alice Springs, I started to think of India a lot, and so I'd written this play, and I started to think of India a lot, and it was I don't know if it was homesickness or if it was being rudderless. I was trying to work out, you know, here I am in the middle of Australia, you know, a father and a playwright now. And you know, and thinking, okay, well, you know, there's a long tradition of playwrights from Calcutta, you know, it's and I thought to myself, you know, and there's a long tradition of writers as well from Calcutta. So who am I, you know, all of a sudden writing a play, and you know, the play did quite well, and then I thought, you know, Indian memories started to come to mind, you know, images of Kali and the Hooghly and the Strand and Park Street, and then my whole childhood was just there, you know, the school, the car, the ambassador, everything. And so and then of course the assassination of Indira Gandhi, and the sectarian violence, and you know, the burning people, the bad stuff, the nasty stuff.
and I just started to write about it, and that became the burning elephant. And I played around with this idea of the elephant because, you know, I thought some animal had to be killed, because I know that in India, you know, the life between the animal world and the human world is very close, and often, you know, animals can get quite badly treated there. And so I wanted to expose that, but I also wanted to play with this idea of exoticism. And so often when we think of India, we think of the exotic elephant, you know. So I thought, what could be more mischievous is if I kill an elephant and burn it in the first chapter, and a horrific death, and which was a metaphor in a sense of what was to come later on with the assassination and the burning of Sikhs. Yeah, which is and which was what happened, and which was what happened in 1984, and they were images and ideas and conversations that I could not escape. And so I was in the desert as a man, grown up, you know, no longer that boy of 11 or 10. I was now, but those memories did not go away. And so I addressed them in the desert. And I was also being confronted at the same time by this lady, Olive Pink, and how she was disheartened by what she saw and heard about in Coniston with the Aboriginal massacres. And so I then thought about my own country, my own home country, which was India, and what happened there. And so I wrote this book about the elephant. And so I thought to myself, okay, this is all very strange, you know, and I was going into areas where I did not expect to go. So after that, for various reasons, I won't go into them, but I had to come back to Melbourne, Keysborough, where I had grown up as a boy. And once I came back here, for various reasons, I had to face my own life, my own transition of becoming an Australian from India. Mm-hmm. And I thought, how can I deal with that material now? How can I deal with that experience? And so I thought of writing it as a novel. And I had written a draft as a novel, and it was sort of like a follow-up to The Burning Elephant. And then it got that manuscript got shortlisted for the Penguin Prize. Yeah. And it was, you know, it was like, wow. I mean, it was unexpected. I remember getting the email and thinking, wow, and then all of a sudden these several publishers in Melbourne wanted it and Australia wanted it. And I got an agent, and it was all it all just happened. And here I am back in Melbourne, walking the same streets, mind you, of where I was going to write. Whereas, you know, when I wrote the Indian novel, I wrote it literally in the desert. I wrote a novel set in Calcutta, in Alice Springs, of all places. So it was quite different. Whereas, so then I came back to Melbourne and I reworked this book into a memoir. But I was literally able to walk through the streets, see the sights as I was writing. And it was very interesting being able to do that. And that became the memoir that's now the one that I'm promoting, Into the Suburbs, A Migrant Story, that was published by the University of Queensland Press just earlier this year. I mean, sorry, when was that? August this year. What a year. It's made time flat, so time has collapsed. It was in August 20th that we launched Into the Suburbs. Almost a year then, hasn't it? Or this year? No, August. It was this year, yeah, because readings. Yeah, you did the readings thing. Yeah, so that's not a year. That's how. Month? Look, month? You make a month. It's a month. It feels like a year in lockdown. Oh my God, that's so funny. No, it's a couple of months. Yeah. Sadly, Zoom will kick us out soon. But I really love talking to you, and I think we have so many other conversations that we need to have because I have so many other thoughts. But sadly, I put a 30-minute timer on this, and Zoom is really stubborn and just wants to fit time as it is. But it's really nice to catch up with you and hear about your work, Kiran, and finally meet you too. Definitely, yeah, and we definitely, like, I really want to see what your next novel is going to be about, and I have a lot of questions about that because I think it's also interesting, and I would like to. I'm enjoying seeing your reviews. They seem to be coming out like a quick. You're just firing them out like a machine gun, bang, 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 taking it over. Yeah. I love it.
Thank you. Yeah, it's just like with lockdown, what else do I have to do? I used to travel, I used to explore the world, so now I have all this free time to read books and write about them. So Wonderful.